नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिस पर भारत में शायद सबसे ज़्यादा बहस होती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर आरक्षण जितना बहस होती हो। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण जरूरी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब इसकी ज़रूरत खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इन बहसों के बीच एक सवाल अक्सर छूट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर आरक्षण आया ही क्यों? आखिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या यह किसी सरकार की राजनीतिक चाल थी? क्या यह किसी एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था? या फिर इनके पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा हुआ है जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? दोस्तों, किसी भी चीज को समझने से पहले उनका इतिहास को समझना जरूरी होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था से आरक्षण तक की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे विषय को बिना किसी राजनीतिक शोर के, बिना किसी नफरत के और जितना संभव हो सके तथ्यों के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जाति व्यवस्था आखिर है क्या। भारत के प्राचीन ग्रंथों में समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआती समय में यह व्यवस्था मुख्य रूप से काम और जिम्मेदारियों के आधार पर था, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था बदलती चली गई। धीरे धीरे जन्म के आधार पर पहचान तय होने लगी, यानी कि आप जिस परिवार में पैदा हुए वही आपकी सामाजिक पहचान बन गई और यहीं से समाज में असमानता की शुरुआत शुरू होती है। क्योंकि जब किसी समाज में इंसान की पहचान उनकी मेहनत से नहीं बल्कि जन्म से तय होने लगे तब बराबरी कमजोर पड़ने लगती है। सदियां बीतती चली गई, समाज में हजारों जातियां और उपजातियां बनती चली गई। कुछ समुदायों को शिक्षा, जमीन, व्यापार और सत्ता तक पहुंच मिली, जबकि कुछ समुदाय ऐसे भी थे जिन्हें समाज के सबसे नीचे धकेल दिया गया। भारत के कई हिस्सों में कुछ समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने तक का अवसर नहीं दिया गया था। कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर थी। छुआछूत और जातिगत भेदभाव जैसे प्रथाएं क्षेत्रों में मौजूद थी। लोगों को सार्वजनिक संस्थानों तक समान पहुंच नहीं मिलती थी। इनके लिए जीवन के अवसर तक सीमित कर दिए गए थे। दोस्तों, हम एक उदाहरण के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ है। दौड़ में 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रेस शुरू होने से पहले 2 लोगों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है और बाकी 8 लोगों को 50 मीटर पीछे। अब दौड़ शुरू होती है। जो लोग आगे खड़े हैं उनके जीतने की संभावना ज़्यादा हो, लेकिन अगर बाद में कोई कहे कि पीछे रहने वाले लोग मेहनत नहीं करते थे, तो क्या ये पूरी सच्चाई होगी? यही उदाहरण सामाजिक न्याय की बहस को समझने में मदद करता है। यही कारण है कि जब हम वर्तमान को देखते हैं तो सिर्फ आज को देखकर फैसला नहीं कर सकते। हमें यह भी देखना पड़ता है कि लोग किस इतिहास से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर किसी परिवार को कई पीढ़ियों तक शिक्षा नहीं मिली हो, जमीन नहीं मिली हो, अच्छे अवसर नहीं मिले हो, तो उनका असर अगली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसीलिए सामाजिक न्याय की चर्चा केवल वर्तमान की नहीं बल्कि इतिहास की भी चर्चा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ भेदभाव की कहानी नहीं है, यह संघर्ष की भी कहानी है। 19वीं और 20वीं सदी में कई समाज सुधारकों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और समानता की बात की। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए स्कूल खोले। दक्षिण भारत के कई सुधार आंदोलनों ने सामाजिक बराबरी की मांग की। उन्होंने कहा इंसान की पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी योग्यता और उनके कर्म से होने चाहिए। और फिर भारतीय इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति का उदय हुआ जिसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा व्यक्ति
जिन्होंने भेदभाव को किताबों में नहीं पढ़ा था बल्कि उसे अपने जीवन में महसूस किया था, जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, अगर सदियों की असमानता रही है तो उसे खत्म कैसे किया जाए। यहीं से शुरुआत होती है आरक्षण की। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। यानी सिर्फ वोट देने का अधिकार काफी नहीं है, समाज में सम्मान, अवसर और समानता भी जरूरी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान बनने का काम शुरू हुआ तब एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को सिर्फ कानून बनाकर खत्म किया जा सकता है या फिर कुछ विशेष कदम भी उठाने होंगे। इसी सोच के साथ भारतीय संविधान में समानता को विशेष महत्व दिया गया। संविधान के आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 और 16 राज्य के सामाजिक और शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है और आर्टिकल 17 ने छुआछूत को समाप्त घोषित कर दिया। यहीं से आरक्षण की अवधारणा को संवैधानिक आधार मिला। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आरक्षण का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं था। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को प्रतिनिधित्व और अवसर देना था जिन्हें लंबे समय तक अवसरों से वंचित रखा गया था। शिक्षा संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में समय के साथ आरक्षण की व्यवस्था विकसित होती गई। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया। बाद में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1990 के दशक में मंडल आयोग के सिफारिश के लागू होने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस की विषय बन गया। आज भी इस विषय पर अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक असमानता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए आरक्षण की जरूरत बनी हुई है। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। यह बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी भी बहस को समझने के लिए उनका इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे सामाजिक संघर्षों, सुधार आंदोलनों और संवैधानिक विचारों का लंबा इतिहास मौजूद है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।